हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एएफएम भी कहते हैं। एएफएम इज वन ऑफ द क्रिटिकल सब्जेक्ट इट इज कंसिडर्ड टू बी। लेकिन अगर हम लोग इसको थॉरली देखते हैं तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि ये अगर हम लोग इसको अपने रेगुलर लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे देन इट इज वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट। एंड सिंस यू ऑल आर वर्किंग इन बैंक, देन ये आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है। बट ओनली द थिंग कि आप इसको अपफ्रंट बेसिस पे यूज नहीं कर रहे हैं। बैकएंड में ये सारे कैलकुलेशंस चल रहे हैं, बट यू ऑल आर गेटिंग द आउटकम्स। तो हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं उनके पीछे के लॉजिक्स क्या है। जब मैनुअल एरा होता था तब ये सारी चीजें लोग बाय हैंड करते थे। अभी इन एरा ऑफ डिजिटल थिंग्स अभी ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग मॉड्यूल ए को देखने वाले हैं, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के यूनिट 1 को। यूनिट 1 में हम क्या देखना है, हमने हमने देखना है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ये जो है ये क्या है, पूरा एक मॉड्यूल है इसके ऊपर। तो ये जो मॉड्यूल है ना, ये आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू देता है। अगर हम लोग इस यूनिट 1 के कंटेंट की बात करें तो यूनिट 1 का जो कंटेंट होने वाला है वहां पे हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, उसके बाद कि नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, देन न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, देन origins ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि हम लोग एक एक करके जो देख रहे हैं, यहाँ हमको पूरी हिस्ट्री समझनी है। हिस्ट्री ऑफ व्हाट? हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। फिर क्या है, यहाँ हमको न्यू अकाउंटिंग सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन हुआ है उनको हमको पढ़ना है। फिर ऑरिजिन ऑफ प्रिंसिपल्स की जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए विद द टाइम उसको पढ़ना है। देन की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया जो हम लोग फॉलो करते हैं उसके डेफिनेशन एंड स्कोप्स को देखना है। देन हमको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखना है। देन हमको यूएस जीएएपी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको देखेंगे। देन हमको एक आईएफआरएस को देखना है। देन इन दोनों के डिफरेंस को देखना है एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ये ओवरऑल जो एक यूनिट है ये एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है। यहाँ से आप जो समझने वाले हो ये थ्रू आउट आपको काम करने वाला है। थ्रू आउट दिस विल हेल्प यू। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो काफी लिमिटेड आते हैं, बट द कॉन्सेप्ट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस क्लास दिस विल बी रेफर्ड इन ऑल द नेक्स्ट वीडियोस। सो हम लोग अभी यहाँ से पर यूनिट पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वीडियोस बनाएंगे एंड विल सी व्हाट गेन इज देयर, व्हाट इज द मोमेंटम we have been getting from you all. So our request would be कि आपको अगर हमारे कंटेंट सही लग रहे हैं then you just give us that feedback in comment. अगर आपको लग रहा है कि some more details you need then that also you can advise us in comment. That really appreciate, that would be appreciable अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। So that will give us one right direction to look forward. So सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ क्या है कि अकाउंटिंग को सबसे पहले तो कि एक कम्युनिकेशन की तरह देखा जाता है। मतलब अगर हम लोग एक बोल चाल की भाषा में बात करें तो अकाउंटिंग है क्या? तो अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग आज इस वीडियो में एक रेफरेंस ले रहे हैं कि यू हैव अ बिजनेस। आपके पास एक छोटा सा कोई बिजनेस है, आप अपने दिमाग में कोई भी एक बिजनेस अज्यूम कर लीजिए और वो जो बिजनेस है हम लोग उसी बिजनेस के सराउंडिंग में सारे ही एग्जाम्पल्स को सेट करेंगे और उसी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे टू अंडरस्टैंड ऑल द सिंपल एज वेल एज क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी एक कंपनी है, ठीक है। दैट कंपनी इज ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग इसको ही रेफर करेंगे इन फ्यूचर जब भी कोई रेफरेंस की बात होगी। अब ये हमारी कंपनी कर क्या रही है, ये हमारी कंपनी जो है वो ट्रेडिंग का काम कर रही है, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब हम लोग इसी रेफरेंस के साथ आगे चलेंगे। अभी क्या है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस
It translates the financial activities into understandable information. ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो कि जो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस में मेरे को फायदा हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, दैट बिजनेस इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, बैड डायरेक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमको अकाउंटिंग से ही पता लगनी है। हमारे पास ऐसे कोई भी वर्बल पैरामीटर नहीं है। जैसे पहले के टाइम पे या फिर अभी भी आप देखो कि कुछ एक बिजनेस होते हैं, दैट इज वन स्ट्रक्चर्ड बिजनेस, वहीं एक दूसरा बिजनेस जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में उनको खुद को ही नहीं पता होता है दैट व्हाट दे हैव बीन डूइंग, कि उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। दे विल टेक पर्सनल लोन और उससे वो बिजनेस चला रहे हैं, बट दैट इज नॉट द अकाउंटिंग। आप पर्सनल पैसे जो है वो लगा रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ थोड़ी और क्लैरिटी से देखेंगे। इट प्रोवाइड्स द insights into a company's health, performance, and financial activities. It empowers informed decision making for various stakeholders. मतलब कि जो ये कंपनी है हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी सही चल रही है, नहीं चल रही है, इस कंपनी में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कंपनी मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो हमको अकाउंटिंग से पता लगती है। आप ऐसे समझिए कि किसी भी बिजनेस को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी देखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। कि एक कंपनी है, उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, और उनका क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमको मेजर करनी है, ये जो पूरा होल प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ओवरऑल एक अकाउंटिंग की तरह कहते हैं। अभी यही इसी डेफिनेशन को जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो है उन्होंने दिया है, दे आर टेलिंग the art of recording, classifying, summarizing, and interpreting the financial transactions and events in a significant manner. मतलब कि relevant and useful and in terms of money. तो यही जो है ये क्या होता है, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। अभी यहाँ देखिए, मैं पहले भी मार्क करता आया हूँ, अभी फिर मार्क कर रहा हूँ, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। कि जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एज पर AICPA व्हाट इज द डेफिनेशन, तो उसमें 3-4 डेफिनेशन आपको होंगे। उसमें आपको जो ध्यान देना है, दैट सीक्वेंस विल बी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अभी ये जो चीजें हैं इसको हम लोग एक सिंपल तरीके से देखते हैं कि जब बहुत पहले, जब मुनीम जी का जमाना होता था, जहाँ पे जो पहले के लोग होते थे, जो पहले के बहुत ज्यादा रईस लोग थे, उनके वहां मुनीम जी होते थे, तो उनका काम क्या होता था, या फिर हम लोग वहां से भी और थोड़ा बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल लेते हैं। दैट रिलेवेंट एग्जाम्पल कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको लिखते हैं। तो आप एक्सपेंसेस को लिख रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर रिकॉर्डिंग योर एक्सपेंसेस। फिर क्या है कि आपने रिकॉर्ड किया, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आपने ग्रोसरी, नंबर 2 फ्यूल, नंबर 3 मेडिसिन, नंबर 4, और ये आप क्या है ऑन डेली बेसिस आप ये चीजें लिख रहे हैं। फिर नंबर 4 आप कुछ ऐसी चीजों में खर्चा, मूवी की। तो क्या है कि आप जब इसको कैटेगराइज करेंगे तो दैट क्लासिफिकेशन कि जहां ग्रोसरी है वहां पे फॉर एग्जांपल कि फिर से मैंने यहाँ पे कुछ ग्रोसरी खरीदा है, तो ग्रोसरी को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक साथ ले आएंगे। देन फ्यूल विल बी अनदर, मेडिसिन विल बी अनदर, और फिर क्या है कि थर्ड में हम समराइज करेंगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ विल सी कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेदर इट इज सिंक टू माई इनकम, और मेरे इनकम से बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजें जो समरी निकाल के हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे कि वेदर इट इज सिंक्ड और नॉट। तो ये जो है ये एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए, दैट सीक्वेंस इज RCS। और अभी हम लोग इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसका जो आगे का रेलेवेंस है दैट विल गिव यू मोर इनसाइट। तो अभी देखने वाले की फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज सर्विस एक्टिविटीज। तो इसमें क्या है कि डिलीवर्स द क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर हमको इन जनरल इस बात को समझते हैं, देन क्वांटिटेटिव इज लाइक द की कैरेक्टरिस्टिक इस चीज का कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हमको बात करनी है इन क्वांटिटीज। इट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स सच एज डॉलर्स, अमाउंट, परसेंटेज एंड रेशियोज। तो जितने भी ये क्वांटिटिव की इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इट कैन बी ऑब्जेक्टिवली measured and verified। और इसका जो एक प्राइम गोल है, एम इज टू प्रेजेंट फैक्चुअल डाटा मिनिमाइजिंग द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो कि क्वांटिटिव इन अ पॉइंट ऑफ व्यू
कि मतलब किसी चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई जो ये सब्जेक्टिव बातें होती हैं वो नहीं होनी है कि वो बहुत कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट इज वेरी गुड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेरी गुड एट दैट। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे फैक्टर जो है वो सेकेंडरी होते हैं। द प्राइमरी फैक्टर इन एनी बिजनेस इज व्हाट इट नंबर सेज। अभी यहीं पे जो सेकंड पॉइंट है, दैट सपोर्ट्स इन्फॉर्म डिसीजन इन रिसोर्स एलोकेशन, प्राइसिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। तो अगेन वही बातें पहले वाली जो है वो रिपीट हो रही है कि अगर अकाउंटिंग में क्या है, एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा है। तो जब हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो उसका एडवांटेज है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन, उसकी प्राइसिंग एंड जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मोल्ड कर सकते हैं। अभी यहीं पे हम लोग एनालिटिकल डिसिप्लिन की बात करें, it defines, measures, classifies, and summarizes the economic transaction, stabilizes standardized rules and procedures for financial reporting. अभी वहीं हम लोग अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से दें, इट कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस, एनालाइज एंड कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल डाटा। तो ये सारी जो चीजें हैं कि भाई कि हमको कलेक्ट करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है, उसको प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है एंड देन कम्युनिकेट करना है कहाँ, सारे स्टेक होल्डर्स के पास। And it serves both for management as well as investors। तो आपके पास ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल मतलब क्या हो गया मैनेजमेंट, एंड एक्सटर्नल मतलब हो गए इन्वेस्टर्स। अभी हम लोग कुछ और की कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी ये बेसिक्स देख रहे हैं। तो बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या क्या चीजें होनी, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, हम उसको समझते हैं। दैट इज लाइक चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट मतलब योर मनी categorizes like where money goes, मतलब कैश, सेल्स, बिल्स, मतलब ये जो है ये सारे टर्म्स हैं जो यूज होते हैं इन अकाउंट। तो जर्नल, तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जर्नल जो होता है वो क्या हो गया कि द मनी डायरी, द फर्स्ट प्लेस टू राइट एवरी मनी मूव। हम लोगों ने अभी प्रीवियसली देखा था कि जो आपका एक मंथली डायरी होगा, दैट इज योर जर्नल इफ यू आर राइटिंग एक्सपेंसेस। अभी नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज लेजर। फिर वहीं आप ये लेजर रखते हैं कि हम आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हुए, आपके ग्रोसरी में एक्सपेंसेस कितने हुए, एंड आपके अदर एरियाज में एक एक इंडिविजुअल एरिया में ग्रुप में कितना हुआ है। तो दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड मनी फोल्डर्स ग्रुप, सिमिलर मनी मूव्स टुगेदर लाइक ऑल सेल्स, ऑल बिल्स। तो ये सारी चीजें। अभी फिर एक ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज लाइक कि एक फाइनल चेक हम लोग दे देंगे टू मेक श्योर everything adds up correctly. It ensures that the total money coming in debit is equal to the total money goes out as credit। इसको भी हम लोग कैसे देख सकते हैं अपने ही पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास सैलरी आती, ये हो गया एक पार्ट। यहाँ है हमारे एक्सपेंसेस। अभी क्या है कि ये दोनों तो ऑलवेज बराबर नहीं होंगे कि लाइक जितनी सैलरी है उतने ही एक्सपेंसेस हो, दैट इज नॉट राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे कुछ सेविंग्स भी हो सकते हैं। तो अगर सेविंग्स पॉजिटिव में है तो उसको मिला के ये जो दोनों है ये लेग्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर सेविंग्स नेगेटिव में है, इट मीन्स कि सैलरी के साथ हम लोगों को एडिशनल कुछ लोन लेना पड़ा है, एंड दैट इज बैलेंसिंग। तो उसी तरह से हमको चेक्स एंड बैलेंसेस करने होते हैं। एंड उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, जो कि एक फाइनल समरी रिपोर्ट है। अभी हम लोग इसको इन डिटेल भी एक बार देख लेते हैं। सो अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए भी देखना जरूरी है बिकॉज जो हमारा बेस लाइन है वो वही है, और उसी बेस लाइन की हेल्प से हमारे जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं वो चलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट इज योर बिजनेस financial report card। It's like a report card which shows how your business is doing। It gives a clear picture of your company's money कि where your money is moving और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। It helps you to make smart business decisions। अभी ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ओवरऑल। अब इस ओवरऑल के अलावा हम लोग अगर बैलेंस शीट की बात करें कि व्हाट इज बैलेंस शीट, हाउ इट हैपन, तो इसको हम लोग एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह देख सकते हैं। इट इज फील्ड पिक्चर, क्योंकि जो बैलेंस शीट बनता है दैट लाइक फॉर एग्जांपल फॉर लास्ट ईयर इफ वी कुड सी
then it would be for 23/3/2024. So this is like as on, तो ऑल द इन्वेंट्रीज, मतलब जो भी डाटा वहां पे लिखा होता है, मोस्ट ऑफ द डाटा विल बी एज ऑन डेट, कि उस डेट पे एग्जैक्टली क्या था, तो इट विल बी समवेयर रिलेटेड टू दैट। वो क्या दिखाता है कि जो बैलेंस शीट है वहां पे क्या क्या चीजें दिखती हैं, कि आपका एसेट पोजीशन क्या है, व्हाट योर कंपनी ओन्स, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, व्हाट योर कंपनी ओज, एंड इक्विटी, मतलब व्हाट ओनर्स हैव इन्वेस्टेड। तो ये जो चीजें हैं, इन सारी ही चीजों को हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं। वहीं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, लाइक इनकम स्टेटमेंट, देन दैट इज लाइक अ रेगुलर मूवी। वहां क्या होता है, हाउ मच मनी योर कंपनी हैज मेड, तो रेवेन्यू। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मच मनी योर कंपनी हैज स्पेंट, दैट इज एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये चीजें हम लोग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमको अभी, इफ आई एम द पर्सन बिगिनर जिसको अभी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इन सब में डिफरेंस नहीं पता है, तो ये समझने के लिए कि बैलेंस शीट जो है वहां हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, दैट विल बी अबाउट आवर एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, दैट्स ऑल। वहीं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है उसको जब ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे क्या है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के सराउंडिंग में चलता है। और इससे हम लोग ये डिराइव करते हैं कि हमको जो हमारी कंपनी जो चल रही है वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, शोज योर प्रॉफिट और लॉस ओवर अ पीरियड। नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि हमारे पैसे जो है वो कहाँ जा रहे हैं कंपनी के, क्योंकि इफ एबीसी इज माई कंपनी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एज आई सेड, एंड आई एम द इन्वेस्टर, मतलब आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए एंड नाउ यू आर बिजी इन योर जॉब, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल वी आर अज्यूमिंग कि एबीसी जो कंपनी है उस कंपनी में मेरे पैसे लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव इन्वेस्टेड 20 लाख, तो अभी क्या है कि आपके पैसे लगे हैं, देन समटाइम्स यू विल बी क्यूरियस कि मेरे पैसे लगे हैं, मुझे पता होना चाहिए वेयर माई बिजनेस इज स्टैंडिंग, कहाँ मेरा बिजनेस जा रहा है, what they are doing with my money, क्योंकि कुछ और लोग भी होंगे who all will be driving your business. So in that case, अगर हमको as on 31/3/2024 का बैलेंस शीट मिलता है, या फिर अभी आने वाले कुछ टाइम के बाद जब as on 25 का मिलेगा, तो उससे क्या है कि मेरे को कुछ चीजें समझ आएंगी कि मेरे बिजनेस में जो एसेट है वो कितना है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी चल रही हैं, कंपनी में जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं बाकी और लोगों के पैसे कितने हैं, तो ये सारी चीजें हमको बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगी। फिर कंपनी जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितने उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रोपोर्शन में मुझे पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें आप कहाँ से देख पाएंगे, आप पीएनएल स्टेटमेंट से देख पाएंगे। अब मेरे को ये देखना है कि ये मनी फ्लो चल कैसे रहा है, तो इसको कि ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कैश इन कैश आउट ऑफ योर बिजनेस, इसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं कि देखिए डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसे लगते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग मनी, ऑपरेटिंग कैश, इसको हमने कैटेगराइज करा हुआ है कैश फ्लो को। वहीं पे कुछ बाय एंड सेल करना है इसको, एसेट्स को, तो वहां पे क्या है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होगा। वहीं कुछ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात है तो वो फाइनेंसिंग होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर मेरे हाथ लग जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन आई गेट टू नो कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इज इट इन राइट हैंड और नॉट, or where it is heading, whether it is heading in the right direction or not। और फिर इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है हर चीज को मैं अगर साल में एक बार ही बैलेंस शीट को पढ़ रहा हूँ, देन आई विल नॉट बी एबल टू नो एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या है कि नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिहाइंड द सीन्स जैसे जो चीजें चलती हैं वैसे, कि प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफाई अकाउंटिंग रूल्स एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये चीज जो है आप शायद अभी समझ पाए होंगे, क्योंकि आप अगर एग्जैक्टली इस चीज को एक बार में क्लियर कर लेते हैं देन दैट विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग वे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके यूजर्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, पहले तो कि जो कंपनी को चला रहे हैं लोग, उनके मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, तो उनके डिसीजन मेकिंग के लिए, परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन के लिए एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, इसके लिए भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीडेड है। वहीं एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है इन्वेस्टर हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है।
वहीं किसी बैंक ने किसी कंपनी को लेंड किया है पैसा, फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने रोल को स्विच करके आप ऐसे देखिए कि यू आर अ बैंकर, आपने जो है अपने पैसे को एक कंपनी को लेंड किया है, आपने लेंड किया था 2023 में, तो तब वो कंपनी जो थी वो 2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रही थी। अब क्या है, मैंने उनको पैसे लेंड किए फॉर एग्जाम्पल 1 more crore, जहां उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। तो मैंने जो 2 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 2.2 या 3 या 4 होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये 1.8 हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 हो गया। इट मीन्स कि वो पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए भी लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, कि जब बैंकर को मिलता है then he will assess it कि whether the business is going in a right direction or not। अगर कोई कंपनी है कि आपने उनको लोन दिया बट स्टिल दे आर शोइंग लॉस लॉस लॉस, तो आप वहां से अपना एग्जिट प्लान बना सकते हैं। तो ऑल दिस विल बी इम्पॉर्टेंट। देन गवर्नमेंट एजेंसीज की लाइक जो टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं, वो क्योंकि वहां पे क्या है कि वो दिखाएंगे कि उनका इतना प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी है वो टैक्स फिल कर रही है या नहीं फिल कर रही है। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स it is important. Then the business partners to evaluate their financial stability before the contract। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फिर से बैक टू अपने टॉपिक पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग की फंक्शंस जो है उसमें हम लोग कुछ फीचर्स देखते हैं अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको मैं कुछ सिंपल चीजें बताता हूँ। ये देखिए, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, एक है बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटिंग। तो जो बुक कीपिंग था वो एग्जैक्टली वो वही है जो पहले के टाइम पे होता था, तब जब मुंशी जी लोग हुआ करते थे, वहां पे उनके पास कुछ लिमिटेशंस होते थे। अब उनके पास लिमिटेशंस क्या थे कि आप इसको ऐसे देखिए कि प्राइमरी रोल वहां पे क्या है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। आप बुक कीपिंग को आप ऐसे ही समझ के रखिएगा कि जो जितना मुंशी जी लोग करते थे वही तक का लिमिटेशन है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग जो है दैट इज एडवांस्ड वर्जन, जहां आपको कई और चीजें मिलती हैं। अभी हम लोग इस डिफरेंस में चीजों को फिगर आउट कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है, ओनली वो जो है वो क्या लिखते थे, कितना आया गया, बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन वो कहीं भी ये नहीं बताते थे कि आपके बिजनेस का हेल्थ कैसा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें जो है वो मुंशी जी जो थे वो एनालाइज नहीं करते थे, या वो एनालाइज करके नहीं बताते थे। उनका काम था सिर्फ लिखते रहना, वो बैठे रहते थे, जो भी चीजें होती जा रही हैं वो लिखते जा रहे हैं। वेयर अकाउंटिंग जो है उसका काम क्या है, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना। वहीं जो स्कोप है यहाँ क्या है कि नैरो होता था बुक कीपिंग में एंड फोकस्ड ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन एंट्री। वहीं पे क्या है कि जो अकाउंटिंग है दैट इज ब्रॉड, और ये क्या है कि बुक कीपिंग तो है ही, साथ में हायर लेवल फाइनेंशियल एनालिसिस भी है कि वो चीजों को लिख रहा है, फिर सेग्रीगेट कर रहा है एंड देन इट इज एनालाइजिंग। अभी इनका टास्क क्या है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, सेल्स परचेजेस, मेंटेनिंग द जर्नल एंड लेजर्स एंड बेसिक एंट्री। मैंने अभी आपको जो जर्नल एंड लेजर्स हैं उनका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। तो जर्नल्स मतलब क्या हो गया कि आप जो अपनी मंथली डायरी लिखते हैं जिसमें आप अपने डेली एक्सपेंसेस को लिखते हैं, तो जो डेली एक्सपेंसेस है जो आप डेली लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड जर्नल। और इसी में फिर क्या लेजर क्या है कि जब आप एक एक चीज को सेग्रीगेट कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपके हैं उसको आपने सेपरेट किया, ग्रोसरी में जो आपका खर्च हो रहा है उसको आपने सेपरेट किया, देन दैट इज लेजरिंग। तो इसमें क्या है कि आप पहले तो डेली एक्सपेंसेस में पूरा लिख रहे हो कि 1 से लेके आप 500 तक के जो सीरियल नंबर है वो लिख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जब उसको आप कैटेगराइज कर रहे हैं दैट इज लेजर। तो फ्रेंड्स ये जर्नल एंड लेजर जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको इसको एक बार में ही समझ लेना है। देयर इज नथिंग मच। अगर आप इसको, मैंने बोला है कि विल ट्राई टू टच योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जिससे ये हो कि आपको बहुत ज्यादा याद करने के लिए, रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। आप बस यू जस्ट कनेक्ट इट टू सम प्रैक्टिकल थिंग सो दैट विल गेट स्टिक। जैसे कि हमको पता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, दिस इज इनहेरिट। तो लाइकवाइज जर्नल एंड लेजर्स, ये सारी जो चीजें हैं दैट शुड गेट इनहेरिट। तो अभी वहीं पे हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ क्या है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस, ऑडिटिंग, टैक्स प्रिपरेशन। फोकस क्या होता है,
हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्डिंग, कि ये डाटा रिकॉर्डिंग हो रहा है बस, कि जिसको कॉपी की कॉपी मुंशी जी जो होते थे वो भर के रखते जाते थे, उसको निकाला जाता था जब भी जरूरत होती थी, किसने कितने पैसे लिए, किसने कितने पैसे दिए, तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ क्या है कि जो अकाउंटिंग है वहाँ इंटरप्रिटेशन हो रहा है, हिस्टोरिकल डाटा जो है उसको फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करा जा रहा है, कि हिस्ट्री में ये हुआ था तो फ्यूचर में अभी ऐसा होना है। लेवल ऑफ स्किल की बात की, यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, वहीं यहाँ क्या है कि इन डेप्थ ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ क्या है, फाउंडेशनल टास्क है, वही यहाँ पे क्या है कि बुक कीपिंग का जो डाटा है उसको यूटिलाइज करके और एडवांस वर्जन में यूज किया। टाइम फ्रेम डे टू डे एंड ऑन गोइंग, यहाँ पे क्या है कि पीरियोडिक, इसको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, एज एंड व्हेन नीडेड अकाउंटिंग जो है वो करा जाता है। अभी नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम लोग नेचर ऑफ अकाउंटिंग को अब देखते हैं। यहाँ से अभी तक जो हम लोग देख रहे थे दैट वाज बेसिक, लाइक डेफिनेशन एंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि वहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें क्या है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो यही जो है वो नेचर है। अभी फिर इसमें क्या है, इसके सिक्वेंस जो हम लोग तब भी देख रहे थे, RCS, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब फिर से हम लोग अपने रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग मतलब आप 1 से 500 तक की जो एंट्री बनाते हैं, कि लाइक सारी ही एंट्री जितने आपके एक्सपेंसेस हैं आप सबको लिख रहे हैं। सेकेंड, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कैटेगराइजिंग ऑल। कैटेगराइजिंग मतलब कि आप जो है वो सारी ही चीजों को आप क्या कर दे रहे हैं, आप सारी की सारी ही चीजों को आप एक एक ग्रुप में डाल दे रहे हैं, कि मेडिकल एक्सपेंसेस में कितना है, ट्रैवल एक्सपेंसेस में कितना है, ये सारी चीजें। एंड देन यू आर समराइजिंग, कि मतलब मेरे जो खर्च हुए उसमें मेरे को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और ये जितनी भी चीजें हैं वो। अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन है, दैट इज लाइक रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइज एंड समराइज द ट्रेंड। कैसे, जर्नल जो है वो हो गया रिकॉर्डिंग, लेजर जो हो वो हो गया क्लासिफाइंग, एंड ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये जो है ये टोटल एक समराइजिंग। अभी इसको क्या है कि मनी बेस्ड मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो उसमें क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, कि नॉन मॉनेटरी कोई भी इवेंट जो है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। देन फोकस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैसे, लाइक कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉट इट्स ब्रांड, कि हम लोग सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, ओनली ट्रांजेक्शन। एंड देन डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या है, एनालिसिस रिकॉर्डेड डाटा टू सपोर्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। अब पर्पसेस की बात आती है कि पर्पस क्या हुआ। अभी तक में तो हमको पर्पसेस जो है वो एग्जैक्टली क्लियर है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग हमको चाहिए, क्यों, ये जो है बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सब कुछ को देखता है। देन असर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, क्या क्या, कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है बिजनेस में उसको देखता है। देन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इंक्लूडिंग कैश फ्लो, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये सारी चीज जो पर्पस है, ये एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा क्लैरिटी दे रहा हो। देन डिसीजन मेकिंग, कि मुझे बिजनेस में रहना है नहीं रहना है, एंड जो भी बिजनेस को रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, कि हमने कोई एक्सपेंशन का प्लान किया है बट आउट ऑफ दैट एक्सपेंशन वी आर गेटिंग नथिंग, तो उस केस में हम लोग डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। दैट इज अबाउट प्रोडक्शन और प्राइसिंग, की हम लोग कोई चीज है जो कम प्राइस में बेच रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग एनी बिग एक्सपोजर ऑन इट, तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉट एवर वी आर सेलिंग, वॉट एवर कॉम्पिटिटर्स आर सेलिंग, तो ये सारी चीजें जो है उसको कंपेयर करके दैट ऑल वी कैन सी एज पर अकाउंटिंग। और प्राइसिंग एंड ऑल व्हाट इट इज, कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हम लोग उन एक्सपेंसेस को रिकवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एंड देन मीटिंग legal requirements, so complies with legal mandates for record keeping, example companies act and income tax act। अभी हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे इसका, अकाउंटिंग का, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए स्टीवॉर्डशिप, तो ये क्या है, वही मुंशी जी वाला जो टाइम था, उस टाइम की अकाउंटिंग, तो उसमें क्या होता था, अर्ली रिकॉर्ड कीपिंग बाय स्टीवर्ड्स
फॉर ओनर्स, मतलब ओनर्स के लिए जो मुंशीस थे वो रिकॉर्ड करते थे। उनका काम क्या था? ट्रैकिंग ट्रांजेक्शंस, प्रॉपर्टी और डेट्स। हम लोग मूवीज में भी देखते थे कि कितने लोग हैं जो अपने प्रॉपर्टी गिरवी रख के ले जा रहे हैं, डेट ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनका फोकस बस इतना ही था। लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि बुक कीपिंग में भी क्या होता है, बुक कीपिंग में भी वही था कि जर्नल एंड लेजर। फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, इट इमर्ज्ड विथ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि जहां पे जॉइंटली कुछ चीजें हो रही हैं, जहां पे कोई बाहर से एक्सटर्नल कोलिबरेशन है, तो फिर वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। क्यों? क्योंकि टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगेगा? तो वो उसी के थ्रू पता लगेगा। उसमें क्या है कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लीगल कंप्लायंस, ये सारी चीजें होती थी कहाँ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कब आता है? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, कि जब और इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, तो वहां पे ये समझने के लिए कि हमारे जो कॉस्ट लग रहे हैं और उसके ऊपर हमारी एफिशिएंसी कैसी है, मतलब उस कॉस्ट को हम लोग कितना, जो हमारा कॉस्ट है वो व्हाट वी आर ट्राइंग और व्हाट वी आर एक्सपोज्ड, वेदर दैट इज रिक्वायर्ड और नॉट। और इसमें क्या है कि असाइनिंग द कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जहां मैनेजमेंट के लिए ऐसा होता है। ये क्या है कि हिस्टोरिकल डाटा को, हिस्टोरिकल कॉस्ट को फ्यूचर प्रोजेक्शंस के साथ एनालाइज किया जाता है। वहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिसेंट डेवलपमेंट कंसिडरिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। यहाँ पे क्या है कि बर्निंग अकाउंटिंग बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक इफेक्ट्स, की मतलब अभी जो है अब वो ऐसे देख रहे हैं कि सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अकाउंटिंग का पार्ट है, जहां CSR आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वहां पे क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s, फोकस्ड ऑन वैल्यूइंग ह्यूमन कैपिटल। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज को एसेट की तरह कंसिडर करने का एक कोशिश। देन इन्फ्लेशन, जो कि क्या होता है कि दैट इज टोटली linked to or synced to inflation, so it deals with adjusting the financial statement for inflation। अभी हम लोग न्यू अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें कि न्यू अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, और इसके टू टाइप्स जो थे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा एक बेसिक फोकस रखते हैं। तो प्राइमरी पर्पस जो पहले तो कि जो अकाउंटिंग है उसको वैल्यू अकाउंटिंग एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग हम लोग टू पार्ट्स में स्प्लिट कर ले रहे हैं न्यू अकाउंटिंग सिस्टम में। अभी इसमें क्या है कि जो प्राइमरी पर्पस है, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट। तो ये सारे, मतलब आप ऐसे देखो कि इंटरनल पर्पस मतलब जहां स्टाफ, जहां इंटरनल चीजों का कोई भी डीलिंग है उसको हम लोग वैल्यू अकाउंटिंग में करते हैं। वहीं एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ मार्केट, तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में करते हैं। अभी इसका फोकस एरिया क्या है? इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोडक्शन, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मूवमेंट, इंटरनल कॉस्ट एलोकेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वहीं पे जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है वहां क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स परसेप्शन, लोन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी रिपोर्टिंग ऑडियंस कौन है? यहाँ इंटरनल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, यहाँ इन्वेस्टर्स, मतलब आप इसको एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। टाइम हॉरिजन जो है शॉर्ट टर्म, यहाँ क्या है परफॉर्मेंस साइकिल, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, उतना ही है। जबकि यहाँ क्या पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। तो इन चीजों से आप ये समझ गए होंगे कि जो वैल्यू अकाउंटिंग है दैट इज ऑल अबाउट इंटरनल एंड इट इज ऑल अबाउट द स्टाफ एंड मैनेजमेंट, वेयर एज जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है दैट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल, और साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके जो डिटेल्स है उसको न्यू अकाउंटिंग में, जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है वहां होता है। तो ये जो है अगेन एक VVI पॉइंट ऑफ व्यू है, यहां से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पिक करे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आए हैं, इन सारे ही प्रिंसिपल्स को कहाँ से अडॉप्ट किया गया, इसके क्या क्या जो है सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले जो है कि जो सबसे इनिशियल जो हमारे पास जो आइडिया है और ये जो चीजें इजाद हुई, जो हमको ऑन स्क्रिप्ट दिख रहा है, वो क्या है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन से? ग्रीक्स, रोमन्स, इजिप्टियंस एंड बेबीलोनियंस। ये जो थे ये वेल डेवलप्ड रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंट्रोल सिस्टम था इनका, जो ट्रेसेस हैं हमारे पास उससे पता लगता है। फिर
13th एंड 14th सेंचुरी में जो इटली में मॉडर्न बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो इमर्ज होता है। फिर 1494 वेनिस, अगेन इटली, यहां पे क्या है, एक लुका पाइसियोली जो ये एक बुक पब्लिश करते हैं, ही पब्लिशेस सुमा। सुमा जो था वो एक्चुअली एक, आप ऐसे भी ना कहें कि ये कोई बुक है, ये मतलब एक अकाउंट कीपिंग के लिए आप कहो कि एक जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको उन्होंने पब्लिश करा, दैट इज इंक्लूडिंग अ सेक्शन ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको याद रखना है। साथ में 15th टू 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और हॉलैंड, उसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड यूज ऑफ पाइक्योलीज वर्क फॉर ट्रेड एंड रिकॉर्ड कीपिंग। 19th सेंचुरी में फिर ये ग्लोबल शुरू होता है, क्योंकि 19th सेंचुरी जो था वहां से ग्लोबलाइजेशन जो था वो शुरू हो जाता है एंड वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो अगेन वो थोड़ा शेप देता है किसको, अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस को। क्योंकि अभी जब ग्लोबल लेवल पे आपको जाना है तो वहां पे तो डेफिनेटली ट्रेड्स जब बढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है। देन इन 20th सेंचुरी अगेन द वर्ल्ड वार फर्दर रिवाइजेस द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मेथड्स। अभी हम लोग देखने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स आई वुड एडवाइस कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ्रॉम 1 to 29। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, बट इसको आपको कहीं ना कहीं मेमोराइज करना पड़ेगा और बार बार इसको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि मेमोराइज करना मे बी यू विल प्रेफर दिस एडवाइस और नॉट, बट यहाँ से कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन कि 1 to 2 क्वेश्चंस जो है वो होते हैं, that will be very very direct question, but it will be little messy and confusing to remember, but if you could do then that will be the best thing what is done। तो इससे क्या होता है कि कुछ जो शॉर्ट चीजें हैं वो अगर आपको पहले से पता है तो क्या है कि आप एग्जाम में जब जाते हैं तो योर कॉन्फिडेंस विल बी लेवल्ड अप। तो हम लोग बात करते हैं AS1, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये सारी चीजें जो है उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की मतलब आप कौन सी पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पहले ही डिस्क्लोज करनी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं आप उसके वैल्यूएशन को राइटली डिक्लेयर करेंगे, और ये सारी चीजें हम लोग इन डिटेल अभी आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि कैश के मूवमेंट के बारे में होता है। देन आपके कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट उसके बारे में। देन प्रायर पीरियड आइटम लाइक एक्स्ट्रा एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये चीजें जो है वो मार्क करता जा रहा हूँ, सो बेटर कि आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप पीछे जाके जब पूरा ये जो शीट है वो क्लीन हो वहां पे स्क्रीनशॉट लें। देन 6 विल बी अबाउट डेप्रिसिएशन, 7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 8 इज इवेंट्स आफ्टर द रिकॉर्डिंग डेट, 9 विल बी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस इन फॉरेन एक्सचेंज। सो फ्रेंड्स लिटरली मैं इसको बस रीड कर रहा हूँ, सो बेटर कि आप इस चीज से एक बार गो थ्रू हो जाइए। यहाँ हम लोगों ने पर्पसेस भी दिया हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड लिटिल मोर, और इससे क्या है कि कई बार चीजें स्टिक हो जाती हैं दिमाग में। otherwise what we are I am doing is just with this our video will become little lengthy and that is not good and I also do not want it। तो now हम लोग देखने वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको शॉर्ट में हम लोग इंड AS। So rules for how Indian companies record their financial information. Think of them as a set of guidelines that companies follows to make their financial report clear and consistent। अभी this is designed to make Indian companies financial report more comparable to those companies around the world। कि सारी ही जो फॉरेन की कंपनीज है उनके साथ भी जो हमारी रिपोर्ट हो वो सिंक हो, एंड दिस इज अचीव्ड बाय अलाइनिंग Indian accounting standards to IFRS। तो IFRS को हम लोग देखें, that is International Financial Reporting Standard, and that is set of accounting standards developed by
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, IASB, एंड फ्रेंड्स ये जितने एब्रिविएशन है that is also very very important. At times it come directly. Their primary goal is to create a global standard for how public companies report their financial information, making it easier to compare across the different countries. Key objective जो है that is global comparability, transparency and accountability. Principle based. So प्रिंसिपल बेस मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द ब्रॉड गाइडलाइन रेदर देन डिटेल गाइडलाइन. तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो IFRS है दैट इज अबाउट द ब्रॉड गाइडलाइन. वहीं पे जब हम लोग गैप की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है? दे गिव द डिटेल्ड रूल्स. अभी वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेशन, IFRS has been adopted by many countries around the world, including the European Union and many parts of Asia and South America. However, it is important to note that United States uses GAAP, GAAP, and जो ये GAAP है उसके लिए भी हम लोग अभी इन डिटेल आगे देखेंगे. फिर क्या है? इशूइंग रेगुलेटरी बॉडीज. तो इसमें फिर क्या होना है कि रिकमेंडेशन. अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो इंड एयर्स है उसमें क्या होता है कि रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ACAI, और ये जो है नोटिफाइड एंड इन्फोर्स्ड बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आफ्टर कंसिडरेशन बाय NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. सो फ्रेंड्स यहाँ जितने भी एब्रिविएशन है जो आपको रेगुलेटरी बॉडीज के नाम दिख रहे हैं आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. जस्ट यू ट्राई टू कीप इट इन माइंड सो इफ इन एग्जाम एनीथिंग कम्स आपको ये सारी ही चीजें जो है वो रिकॉल हो जाए. एंड देन अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक कि हु मस्ट यूज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. लिस्टेड कंपनी वो चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, अनलिस्टेड कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ 250 crores एंड मोर, होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ द अबव. अब हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें दैट इज अप्लाइड टू ऑल द कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. वहीं हम लोग AMC एग्जाम्पशन की बात करें, SMC एग्जाम्पशन, दैट इज अनलिस्टेड कंपनीज विथ टर्नओवर लेस देन 250 crores, नॉट अ बैंक इंश्योरेंस, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अब हम लोग यहाँ डिफरेंस देखने वाले हैं US जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग एंड IFRS के बारे में. तो हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स. वही यहाँ क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज्ड ओवर 167 कंट्रीज. अभी हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि की डिफरेंस क्या है कि जो US गैप है दैट इज अबाउट रूल्स बेस्ड, वहीं जो IFRS है दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड. अभी हम लोग टारगेट यूजर्स की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स दोनों में ही है. अभी बिजनेस वर्सेस नॉन प्रॉफिट, तो इसमें क्या है कि सेपरेट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच. यही क्या है कि सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल. ये जितने भी इसमें बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट वाली चीजें हैं इसमें सबके लिए जो है वो एक कॉमन गाइडलाइन है. अभी हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हायरार्की की, तो यहाँ पे क्या है कि रिलेवेंस एंड रिलेटेबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी यही चाहिए. वही यहाँ क्या है कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. वहीं यहाँ क्या है कि ये जो है ये एक हायरार्की है कि इसी हायरार्की के थ्रू होना है, ये जो चीजें हैं वो इस सीक्वेंस में चलनी है. अभी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में यूजर स्पेसिफिसिटी क्या होनी है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी इज यूजर स्पेसिफिक, नो यूजर स्पेसिफिक कंसिडरेशन. अभी वहीं पे क्या है कि डेफिनेशन ऑफ एसेट क्या होना है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. अभी रिसोर्सेस विद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. अभी फिक्स्ड अकाउंट्स एसेट वैल्यूएशन क्या होना है? कॉस्ट मॉडल, जहां हिस्टोरिकल वैल्यू, एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन, फिर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन, तो फेयर वैल्यू ऑन वैल्यूएशन डेट. अकाउंटिंग अभी इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो है वो LIFO एंड FIFO एंड वेट एवरेज कॉस्ट के हिसाब से होता है. वहीं जो IFRS है वहां पे FIFO एंड वेट एवरेज कॉस्ट के हिसाब से होता है. यहाँ पे LIFO इज
नॉट अलाउड। अभी हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ अ multinational corporation MNC between its division. It is important for segment reporting and as transfer price affect divisional profits. तो ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो इन्वॉल्व है, तो उनकी जो प्राइसिंग है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको लेके। अभी एमएनसीज यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट प्रॉफिट, कहाँ वो अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं टू लो टैक्स कंट्रीज, वैसी कंट्रीज में जहां उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े, टू रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स बर्डन। देन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश टैक्स रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस एंड इंश्योर दे रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस। अब क्या है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो दिस प्रिंसिपल dictates that the transfer prices should be similar to the prices charged between unrelated parties, and OECD guideline provides a framework for calculating arm length price. तो फ्रेंड्स दिस ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि पहले ये होता था कि मतलब कई कंपनीज जो है वो एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे जो टैक्सेशन है वो काफी लो है, लेकिन उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता था वो कोई दूसरी कंट्री में होता था। बट नाउ रेगुलेशंस इतने बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से क्या है कि उनको जो है कि वो प्राइस जो है वो यहाँ पे करके जाना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि सम कंट्री हु इज एट नेपाल, इफ दे आर लाइक tax exempted there and they were enjoying some benefit of tax exemption or the earning what they are getting from India, तो पहले उसके लिए they were enjoying, but with the time the rules have come जहां वो जो भी रेवेन्यू इंडिया में जनरेट कर रहे हैं for that they have to pay the tax here and then only they can transfer the other things। तो ये हो गया एक बेसिक आउटलाइन एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको एक बेसिक इंसाइट मिल गया होगा अकाउंटिंग का, एंड होपफुली कि हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे यूनिट वाइज, बिकॉज मैं जैसे अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली वी हैव been planning to design or it is already designed in the same way. So what we'll do is we'll come up one by one for each and every unit, but for that what we require is we require your support, we require your appreciation for our team who is working hard to make all this possible. So thank you so much friends and all the very best for your exam. What we provide is we have our short notes which may help you in saving your time. Then we have our MCQs which will again help you in revising your concepts what you have learned, and the third thing what the most important, we have our mock tests. So mock tests will exactly help you to evaluate your learning from these first two things. So you can think of it and then you can reach us out on the number scrolled below. So thank you so much friends and all the very best.